वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो 3 है ये। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, पोर्तुगीज फेवर विद मुगल्स, कैप्चर ऑफ हुगली, उसके बाद फिर हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़, और फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज़। इतने टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आई होप आपने जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है वो खोल के रखी होगी, क्योंकि आप जो भी मैं चीज़ें वीडियो में बताऊंगी या जो भी पॉइंट्स हैं आपके, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री जो बाय राजीव अहर जी ने जो लिखी है उसमें उसको ही रेफरेंस मान के मैं चल रही हूँ। तो आपको वीडियो को और अच्छे से समझना है तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगी, और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप बुक खोल के रखेंगे अपने साथ। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपने बुक अपने सामने खोल के रखी होगी, और अब मैं स्टार्ट करने जाती हूँ। तो पहले हमने जैसे देखा कि कितना ये लोग एज अ कॉमर्शियल पावर तो आए नहीं थे, सिर्फ ये किस चीज़ के लिए और आए थे, ये अपना जो है धर्म को प्रचार करने के लिए भी आए थे। उसके चलते हुए इनने काफ़ी चीज़ें करी। जैसे पहली चीज़ जो इनने करी थी कि मुस्लिम्स को मारते थे धर्म पहले तो, फिर दूसरी चीज़ ये क्या करी, जैसे ही गोवा में इंक्विजिशन की भावना इन्होंने, जैसे इंक्विजिशन कर दिया इनने गोवा में, तो उसके बाद फिर क्या है, हिंदू मुस्लिम्स को फोर्स करने लगे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए, फिर बैप्टिज्म भी इनने चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने ये भी देखा कि अकबर ने जैसे ही इनके फादर्स को बुलाया था अपने मुग़ल एम्पायर में, तो उधर पे एज ये लोग किस चीज़ के लिए गए थे कि अगर अकबर कन्वर्ट हो जाते क्रिश्चियनिटी में, तो बहुत सारा जो इनके जो लोकल पीपल हैं जो इनको फॉलो करते हैं अकबर के लिए, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और कन्वर्ट भी हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं था। तो हमने ये सारी रिलीजियस पॉलिसीज़ देखी थी इसके पहले। अब हम देखते हैं पोर्तुगीज लॉस फेवर विद द मुगल। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी क्या कर रहे थे, ये प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते हुए क्या हो रहा था, लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, मुगल्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। अब हम क्या देखेंगे क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से पोर्तुगीज जो है धीरे धीरे करके मुगल्स की नज़रों से उतरने लगे। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि ये आपको आगे भी काम में आएगी। जब इंग्लिश कंपनी जब सेटलमेंट होगा तो उस टाइम पे भी ये काम में आएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंग्लैंड से जो है कि कौन आए थे, 1608 में कैप्टन विलियम हॉक्स्टिंग आए थे। 1608 में कैप्टन विलियम आए थे इंग्लैंड से। शिप हेक्टर, इनकी शिप का नाम हेक्टर था, और ये कहाँ आए, ये आए सूरत में ये आए। ये लेटर लेके आए थे फ्रॉम जेम्स वन, किंग ऑफ इंग्लैंड है जो, टू द मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू डू बिजनेस। ये क्या करने के लिए आए थे, ये इसलिए आए थे कि हम लोग को जो है बिजनेस करने दिया जाए इधर पे। ये लेटर लेके आए थे, जो क्या था, लेटर फ्रॉम जेम्स वन, जो क्या किंग ऑफ द इंग्लैंड थे। तो जब ये आए तो इनको डायरेक्ट तो कोई घुसने नहीं देगा कि हाँ हाँ आ जाइए आप। तो क्या है, पोर्तुगीज़ तो चाहते नहीं थे कि इनके अलावा कोई और भी आए, कोई और इधर पे आके सेटल डाउन कर पाए, अपना बिजनेस को एक्सपांड करे। तो काफ़ी जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको रोकने की कोशिश की। जो फादर्स प्रेजेंट थे उधर पे कोर्ट में, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की इनको रोकने के लिए, बट ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और विलियम जो थे वो पहुंच गए कोर्ट में मुगल की। तो ये अपना क्या लेटर लेके आए थे। फादर डिड देयर बेस्ट टू प्रिवेंट, और फादर्स ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फादर्स थे या पोर्तुगीज़ के जो लोग, काफ़ी लोग भी मुगल एम्पायर में रहते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रिवेंट करने की कोशिश की, बट वो लोग प्रिवेंट नहीं कर पाए। तो विलियम हॉकिंस थे, न्यू द टर्किश लैंग्वेज, इनको क्या था, टर्किश लैंग्वेज आती थी, जो कि क्या था, मुगल एम्पायर की जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो इनको किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी जो इनकी बात कन्वे कर सके जहांगीर के साथ। तो ये बैठे और इन्होंने अच्छे से बात की जहांगीर के साथ। तो जहांगीर को वो चीज़ काफ़ी इम्प्रेस भी कर गई, क्योंकि कोई भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी इन दोनों को बात करने के लिए। ही इम्प्रेस जहांगीर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इंग्लैंड से आए थे तो ये काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आए थे। दूसरी चीज़, इनको टर्किश लैंग्वेज आती थी, तो जो जहांगीर थे और ये थे एक डायरेक्टली कम्युनिकेशंस कर पा रहे थे, तो उस चीज़ की वजह से भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे जहांगीर। तो क्या हुआ था, जहांगीर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 400 एकड़ की मनसबदारी इनको दे दी, और उनको सैलरी कितने 30,000 सैलरी पे उनको दे दी, बट ही नेवर रिसीव्ड इट। बट इनको जो मनसबदारी से जो इनको पैसे मिलते थे वो उनको कभी मिले नहीं। हॉकिंस was also married to the daughter of Armenia, Christian name मुबारक शाह। क्या था कि जो विलियम हॉकिंस थे वो काफ़ी लंबे समय तक फिर उधर पे रुके रहे थे, तो इनकी शादी फिर क्या किससे करा दी, इनकी शादी करा दी गई थी मुबारक शाह की बेटी से, इनकी शादी करा दी गई। तो क्या हुआ कि जैसे इनकी शादी हुई, शादी वादी होने के बाद फिर क्या इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो बिज़नेस सेटलमेंट है आप बिज़नेस भी करने दीजिए। तो पहले तो जो जहांगीर थे उन्होंने हाँ कह दी कि ठीक है ना, ठीक है हम आपको करने देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, ये पोर्तुगीज़ से इनसे कुछ बात होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये फिर मना कर देते कि नहीं, हम आपको इधर पे बिज़नेस का सेटलमेंट
सेटलमेंट नहीं करने देंगे, फैक्ट्रीज़ का सेटलमेंट नहीं कर देंगे। तो विलियम हॉकिंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो हम इधर पे क्या देखते हैं कि जो जहांगीर थे वो इधर उधर जाते हुए देखे, मतलब कि कहीं पहले कभी हाँ कह रहे हैं फिर ना बोल रहे हैं। तो हम इसमें क्या देखा कि जो जहांगीर है वो खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे थे प्रॉपर तरीके से, वो क्या है पोर्तुगीज़ की बातों में आके क्या है उन्होंने मना कर दिया था इस चीज़ के लिए। तो जो विलियम हॉकिंस थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो इधर से फिर क्या करेगा, वो इधर से चले जाएंगे। तो वो फिर चले गए थे। तो वही लिखा है अ ट्रेस वॉज एस्टेब्लिश बिटवीन पोर्तुगीज एंड दी मुगल एम्प्रर। तो क्या था कि इनके बीच में क्या एक ट्रेस, मतलब कि इनके बीच में अच्छा सा बातचीत हो चुकी थी इनके दोनों के बीच में। तो जैसा पहले इन्हें हाँ बोला था, फिर उन्होंने ना बोल दिया था कि नहीं हम आपको इधर पर सेटलमेंट नहीं करने देंगे, फैक्ट्रीज़ का सेटलमेंट नहीं करने देंगे। तो जो हॉकिंस थे, हॉकिंस ने 1611 में जो इन्होंने क्या है कि वो जगह छोड़ दी थी। फिर जो इंग्लैंड के लोग थे वो भी इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भी इधर पे आके क्या है अपना फैक्ट्री का सेटलमेंट करना था। तो नवंबर में 1612 में फिर से आए थे द इंग्लिश शिप ड्रैगन। तो इस बार क्या है, इस बार इंग्लिश शिप ड्रैगन आई। इसके पहले जो शिप आई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था हेक्टर। तो जो ड्रैगन शिप आई उसके साथ एक और शिप आएगी, लिटिल शिप भी आई थी उसके साथ। तो जैसे ये आ रहे थे तो हमें पता है कि नेवल पावर पोर्तुगीज़ की काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो नहीं चाहते कि कोई और फिर से आए। तो इनको जैसे ही पता चला कि ये लोग आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, प्रिवेंट करने की कोशिश की उनके लिए समुद्र में ही। बट जो कैप्टन बेस्ट थे वो कैसे भी करके इनके लिए हरा के इनको हटा के वो आए। और तो इस चीज़ को देख के जो है मुगल एम्प्रर तो जो थे जहांगीर, वो काफ़ी इंप्रेस हो गए, क्योंकि अभी तक नेवल पावर में पोर्तुगीज़ को किसी ने भी नहीं हराया था। और हम देखेंगे कुछ बीच में पोर्तुगीज़ की और जहांगीर की बीच में खटपट भी होने लगी थी। तो इस चीज़ को देख के वो और भी इंप्रेस हो गए थे, किसकी, कैप्टन बेस्ट की। ये चीज़ देख के काफ़ी वो खुश भी हो गए थे। 13 में क्या हुआ, 1613 में क्या हुआ, इन्होंने एक मुगल की शिप्स को कैप्चर कर लिया। इन्होंने कैप्चर कैसे किया, जैसा मैंने आपको बताया कि ओशियंस में ये क्या करते थे, अपनी शिप्स में कैनन वगैरह करके रखते थे, तोप रखते थे अपनी शिप में। सामने वाली शिप से बोलते थे कि आपको पैसा दो, सिलेंडर करो। तो अगर वो पैसा और सिलेंडर नहीं करती थी तो उनको कैप्चर कर लिया जाता था या तो उनको मार दिया जाता था। तो सिमिलरली एक बार जो है मुगल की शिप के लिए इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। उधर के जो उनके जो शिप्स में जो आदमी थे उनके लिए कैप्चर कर लिया गया था, और उनका जो सामान भी था शिप से वो सारी चीज़ें भी उठा ली गई थी। तो इसको देख के क्या है, काफ़ी गुस्से में आ गए थे जहांगीर। द पोर्तुगीज़ ऑफेंड जहांगीर बाय कैप्चरिंग द मुगल शिप। जो मैंने अभी आपको बताया कि पोर्तुगीज़ ने काफ़ी गुस्सा दिला दिया था मुगल एम्प्रर के लिए उनकी शिप्स को कैप्चर करके। अब मुगल एम्प्रर को ये लगने लगा था कि तुम एक तो हम ही ने तुम्हें परमिशन दी तुम्हें सेटलमेंट करने के लिए, हम ही तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए अपने कोर्ट में जगह दे रहे हैं, अपने राज में जगह दे रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे फादर्स भी आके रह रहे हैं, और अब मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं कर रही है, अब तुम हम ही पे चढ़ रहे हो। तो उस चीज़ को देख के मुगल एम्प्रर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर क्या किया, जहांगीर को इस चीज़ पे जब गुस्सा आई तो उन्होंने ऑर्डर दिया मुबारक खान के लिए, और क्योंकि उनके पास चार्ज ऑफ सूरत था उन्होंने इस चीज़ का चार्ज दिया। उनसे कहा कि आपको जो भी कंपेंसेशन के साथ इनसे बदला लेना है आपके लिए, तो इन्होंने किया। और ये लोग फिर क्या है, मुगल्स जीत गए। जीत तो भले गए थे ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं मुगल्स के दिमाग में ये चीज़ सेटल हो गई थी कि पोर्तुगीज़ जो है चीज़ें एक्शंस अब जो आगे बढ़ रहे हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, अब आगे जो ये चीज़ करते हैं ये तो और भी ख़राब चीज़ करते हैं, जिससे बिल्कुल ही ये क्या करते हैं, फेवर लॉस कर देता मुगल्स के लिए। पहली चीज़ तो आपने क्या देख ली, पहली चीज़ तो ये देख ली इन्होंने इन्होंने जो मुगल की जो शिप थी उनको क्या करना है, इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कैप्चर ऑफ हुगली। तो जब अकबर थे 1579 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन थे, अकबर थे। उस टाइम पे अकबर थे राजा, और अकबर ने एक शाही फरमान दिया इनके लिए और कहा कि जो आपका सतगांव का रीजन है इन बंगाल, आप उस एरिया पे भी अपनी फैक्ट्री का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना फैक्ट्री का सेटलमेंट कर लिया। द पोर्तुगीज हैज सेटल्ड डाउन ऑन द रिवर बैंक विच वॉज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सतगांव इन बंगाल टू कैरी ऑन देयर ट्रेड एक्टिविटीज़। उधर से ये अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ करने लगे। देखते ही देखते ट्रेड एक्टिविटीज़ के साथ ये क्या करने लगे, उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी बिल्ट कर ली, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ भी कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, सतगांव से और भी ज़्यादा एक्सपेंशन किया, और भी ज़्यादा एरिया में अपना जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ाया, और फिर इन्होंने अपना न्यू पोर्ट कर लिया हुगली के लिए। जब इन्होंने अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जब इन्होंने कहाँ शिफ्ट की, हुगली पे शिफ्ट की, जो इनका न्यू पोर्ट हो गया था। तो हमने ये देखेंगे उधर पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोपलाइज कर लिया सॉल्ट के लिए, दे मोनोपलाइज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, कस्टम हाउसेज बिल्ड कर दिए, ड्यूटी ऑन टबैको भी लगा दिया। दे ऑल्सो कैरी अ क्रूअल स्लेव ट्रेड बाय परचेजिंग और सीजिंग हिंदू एंड मुस्लिम चाइल्ड। अब इतना तो ठीक है कि आपको हमने क्या है, सतगांव का एरिया दिया, आपने उससे आगे बढ़ के है हुगली का एरिया में न्यू फोर्ट कर लिए, उधर से आप अपनी एक्टिविटीज़ करने लगे, उधर
पे उधर से आपने अपना मोनोपोली भी कर लिया ट्रेड के लिए, कस्टम हाउसेस भी बिल्ड कर लिए। इतना ही पैसे तो कमा ही रहे थे, साथ में उन्होंने एक और सबसे गंदी चीज़ क्या की, जो ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम के बच्चों को कैप्चर कर लेते थे और उनको क्या करते थे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे और उनको एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। या तो उनके लिए बाहर यूरोपियन कंट्रीज में भेज देते थे, या तो फिर इधर ही पे इंडिया में रख के उनको स्लेव के जैसा ट्रीट करते थे। बट फिर एक बार इन्होंने क्या किया, दे सीज्ड 2 स्लेव गर्ल ऑफ मुमताज़ महल। इन्होंने क्या किया, मुमताज़ महल से इन्होंने 2 लड़कियों को उठा लिया। जब मुमताज़ को ये चीज़ पता पड़ी तो मुमताज़ ने जाके किससे कहा, शाहजहाँ से कहा कि हमारे जो फोर्ट से 2 लड़कियों को उठा लिया गया है। तो इनको शाहजहाँ को और भी गुस्सा आया कि तुम पैसे तो कमा ही रहे हो, ये एक्टिविटीज़ तो तुम कर ही रहे हो, अब हमारे ही एरिया से तुम लड़कियों को उठा के एज अ स्लेव ट्रीट कर रहे हो। जैसे ही ये चीज़ पता पड़ती है किसके लिए, शाहजहाँ के लिए, तो ऑर्डर देते हैं कासिम खान के लिए कि आप जाइए और इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। तो जो हुगली का एरिया है वो बिल्कुल सीज कर दिया जाता है, उधर पे बिल्कुल काफ़ी लड़ाई वड़ाई होती है और वो एरिया बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। और इस चीज़ को अब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए क्रिश्चियनिटी की भावना में, जो क्रिश्चियन लोग थे उनके लिए काफ़ी नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे थे। तो क्या कर फिर जो मुग़ल बादशाह थे तो वो क्या करते थे, कभी भी कोई भी क्रिश्चियन इंसान देखा तो उस पर जो गोली चला दी, ये सारी चीज़ें वो करते थे, लोगों को मारने लगे। बट इतना भी नहीं किया जितना क्या पोर्तुगीज़ ने किया था मुस्लिम्स के साथ। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर उन्होंने माफ़ भी कर दिया पोर्तुगीज़ के लिए। फिर से पोर्तुगीज़ जो है अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करने लगी। बट वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुग़ल एम्परर ने उनका हुगली का एरिया बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो वो कर रही थी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, बट बहुत ही ज़्यादा कम तरीके से वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर पा रही थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज़ के पोर्तुगीज़ डिक्लाइन क्यों हुए। तो पहला तो आप अगर देख सकते हैं, जैसा हमने जो देखा कि मुगल्स के साथ उनका फेवर क्यों लॉस हो गया, उन्होंने ऐसी क्या हरकतें की। तो आपने देखी कि कैसी हरकतें की उन्होंने, कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को तो वो मोनोपलाइज कर ही रहे थे। अगर मान लो उनके लिए दिया गया है सतगांव का एरिया, तो वो अपना एरिया को आगे बढ़ा के हुगली के एरिया पे न्यू पोर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे आगे चलते। तो मुगल्स को ये सारी चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही थी। अब हम देखते हैं डिक्लाइन के क्या क्या रीजंस थे। तो पहला हम देखेंगे, जो पहला पॉइंट है, पायरेसी करते थे। ये पहला पॉइंट में आपसे कोई पूछे तो पायरेसी करते थे ये काफ़ी ज़्यादा। फिर दूसरा पॉइंट अगर पूछे तो क्या है, पावरफुल डायनेस्टी। पावरफुल डायनेस्टी में क्या थे, जैसे हम देखेंगे मराठास हो गए। तो जैसे मराठास और इनकी लड़ाई होती है तो मराठास क्या करते हैं, इनका बासीन का एरिया और एक और एरिया होता है वो इनसे ले लिया जाता है। तो न्यू पावर्स उभर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। मराठास के बारे में तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे ये। तो इनसे न्यू डायनेस्टीज़ की वजह से भी ये डिक्लाइन होने लगे धीरे धीरे करके। तीसरी चीज़ है इनकी रिलीजियस पॉलिसी। जैसा हमने देखा कि काफ़ी इंटॉलरेंट थे टूवर्ड्स रिलीजियस, कि किसी कोई भी आ गया तो उसको मार देंगे। सबसे कहेंगे कि गोवा में जैसे इंक्विजिशन किया है इन्होंने, तो सबसे कहते थे कि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है, नहीं फॉलो करेंगे तो मार देंगे। बैप्टिज्म कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलीजियस पॉलिसी, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि आप हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप हमें कोई धर्म के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं किसी धर्म में। तो रिलीजियस पॉलिसी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। चौथी चीज़ थी इनकी, तीसरी चीज़ तो हमने रिलीजियस पॉलिसी देख ली। चौथी चीज़ थी इनकी क्या है, कि इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट थी। मतलब कि पहले प्रोमिसेस कुछ और कर देते थे और फिर करते कुछ और थे। तो इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी डिसऑनेस्ट थी। मतलब कुछ भी एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, प्रॉपर इनके साथ कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था। तो इनकी डिसऑनेस्टी की वजह से क्या है कि इनके सारे दुश्मन हो जाते हैं देखते देखते। इनके जैसे मुगल्स दुश्मन हो गए, मुगल्स ने इनकी हेल्प की तो इन मुगल्स के साथ ये ऐसा करने लगे तो मुगल्स इनके दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके इनकी सबसे दुश्मनी होने लगती है। फिर पांचवा है कि ब्राज़ील का एरिया, जो ब्राज़ील है, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है लोग उस साइड भी, ब्राज़ील की साइड भी जाने लगे थे ट्रेडिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो इधर पे इंडिया पे इन्फ्लुएंस था थोड़ा सा कम हो गया था, ब्राज़ील तरफ ज़्यादा आने लगे थे लोग बाग। फिर हमें जैसे पहले बात की थी, जो मैंने पहले बताया था आपको, कि जब ये लोग सीरू सिस्टम पहले ढूंढने से पहले एक क्या हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, एक ट्रेडिंग हुआ था कि जो है एंटार्क्टिका से एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई थी। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ से कहा था कि आप जो है, तो पोर्तुगीज़ से कहा कि आप ईस्ट साइड जाएंगे और जो स्पेन है वो वेस्ट साइड पे क्या करेगा, अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करेगा। तो जो स्पेन और पोर्तुगीज़ थे ये लोग काफ़ी यूनाइटेड थे और इन्होंने क्या किया था, एक स्मॉल किंगडम था इनका, इन्होंने एक स्मॉल किंगडम बिल्टअप करके रखा था। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है इंग्लैंड और होलैंड की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, पोर्तुगीज़ का जो मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग है वो भी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लड़ाई में भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ये लोग।
जो सिक्स्थ पॉइंट है क्या है कि जो इनका नया सी रूट सिस्टम था, जो ये ढूंढ के आए थे, नया सी रूट सिस्टम इतना पार करके आए थे, तो वो अब कोई सीक्रेट नहीं रहा था, सबको पता चल गया था उसके बारे में। तो अब जो है डक्ट भी आएंगे, हम देखेंगे, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी, तो धीरे धीरे करके जो है ये लोग आने लगते हैं। तो ये सारे 6-7 पॉइंट थे जिनकी वजह से क्या है कि ये डिक्लाइन हो गए, पोर्तुगीज़ डिक्लाइन होने लगे। तो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज़ के, क्या इंपॉर्टेंस था पोर्तुगीज़ का। तो पहले ये है नेवल पावर। हमें पता है कि नेवल पावर इनकी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो नेवल पावर में ये क्या करते थे कि कभी भी बाहर समुद्र में जाते थे, तो समुद्र में हमारे यहाँ पे तो लोगों को अच्छे से चलाना भी नहीं आती थी, बट ये लोग क्या करते थे, अपने शिप्स के ऊपर तोप वगैरह भी रख के जाते थे। तो तोप से क्या है कि अगर कोई ने सरेंडर नहीं किया, कि किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी, तो तुरंत ये उड़ा देते थे। हम ये देखते हैं कि पोर्तुगीज़ के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, वो उनको जो भी ट्रीटी साइन करनी वो अकॉर्डिंग टू देयर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते थे। उनके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती थी, उनको जो सही लगता था वो करते थे। कोई भी उनके लिए रूल्स नहीं लगते थे कि ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, वो अपने ही रूल्स बनाते थे और उन्हीं रूल्स पे वो चलते थे। फिर ये है कि इन्होंने मिलिट्री इनोवेशंस काफ़ी किए। मिलिट्री इनोवेशंस में जैसे हमें नेवल पावर तो पहली हो ही गई, दूसरी हो गई, इनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, अपने हिसाब से चीज़ों को करते थे, अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस अपने हिसाब से चीज़ों को करते थे। तीसरी चीज़ है कि मिलिट्री इनोवेशंस इन्होंने कैसे किए थे, बॉडी आर्मर्स थे। बॉडी आर्मर्स मतलब कोई भी अगर इनके लिए गोली मारे या कुछ करे तो ये बच जाते थे, बॉडी आर्मर्स पहन के रखते थे। इनके पास कहते हैं मैच लॉक मैन्स भी थे, मैच लॉक गन्स भी थी इनके पास, गन्स। तो ये सारी मिलिट्री इनोवेशंस उनके काफ़ी ज़्यादा थे। तो इनके मिलिट्री और भी सारी चीज़ें थी, वो इतना डीप नहीं जा रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें थी। हम ये देखेंगे कि बाद में जो चल के जो है जो भी जैसे इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश कंपनी जो सेटल होती है, हमारे यहाँ के लोग जो है वो क्या करते थे, वो इनकी ही चीज़ों के ऊपर, इनकी जो मिलिट्री पावर्स थे, इनके जो गन्स थे, उनको देख के हम लोग भी यूज़ करना करते हैं, वही चीज़ें हम लोग भी यूज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके पास नेवी पावर तो काफ़ी अच्छी थी, उसमें ये क्या करते थे, मल्टी डेक्टेड शिप्स यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो नई नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं पोर्तुगीज़ से। मिलिट्री पावर हो गई, नेवल पावर हो गई, मल्टी डेक्टेड शिप्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं इनसे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे डक्ट सेटलमेंट होता है। आगे जितना भी है हम वो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।